Okay, good afternoon. Welcome to this class, and we'll discussing about Constitution, salient features. वापस में एक बार रिफ्रेश आप देखते जाइए, मैं इसको आगे बढ़ाता जाता हूँ. ये हो गया था 42nd अमेंडमेंट से हमने क्या ऐड किया? वर्ड सोशलिस्ट ऐड किया था. देन सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता, वह भी ऐड किया हमने. आज फिर कोई नए हैं क्या? आप नए हैं. दो नए आए थे जो वो गए. 12th साइंस, आपका साइंस और मीडियम इंग्लिश. ठीक है. Secularism in Indian context means that it recognizes all religions equally without having any state religions. ये हमने डिस्कस कर लिया था. तो सेक्युलरिज्म जो भी 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया गया है. दिस इज जीके एंड वी आर डिस्कसिंग कॉन्स्टिट्यूशन. जैसा आपको दिख ही रहा होगा क्लियर. यहाँ पर कुछ पढ़ा हुआ है इसके बारे में कभी नहीं, बिकॉज साइंस मैथ्स. चलो हम 28 तारीख को टारगेट कर रहे हैं. ठीक है, तो आप साथ साथ में देखते जाइए क्योंकि 28 को एफकेट का एग्जाम है. ओके, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया था. इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें जो कार्यपालिका वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति. किसके प्रति? विधायिका. एंड रिमेन्स इन पावर ओनली व्हेन इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी. जब यह उसको बहुमत होता है तभी वह बने रहेगी, अदरवाइज तो हटा देंगे उसको. तभी वो अपने सत्ता को एंजॉय कर सकती है. राइट. लेजिस्लेचर्स, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया रिमेनिंग इन ऑफिस फॉर 5 years ड्यूरेशन इज द नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड द एग्जीक्यूटिव हेड इन नॉर्मल कंडीशन. लेकिन नेचुरल है कि रिकमेंडेशन हमेशा पीएम की जाएगी, तभी वो सील सिग्नेचर लगाएगा, अदरवाइज नहीं. देन पार्लियामेंट्री सिस्टम अगेन क्या कहता है? द प्राइम मिनिस्टर इंडिया इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड. कौन है रियल एग्जीक्यूटिव हेड? पीएम. ये भी हमने देख लिया था. सो एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. देन सिंगल सिटीजनशिप, एक और फीचर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कि वह है एकल नागरिकता. अब देखिए यहाँ गड़बड़ी हो जाएगी कि आप डेमो लेने आए हैं ऐसा लग रहा है मुझे, है ना. हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी कोरोना नहीं है, आसानी से आएगी. तो जीके में अब आपके ये पहली क्लास है. मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कभी आपने, वैसे तो 10th स्टैंडर्ड पढ़ी होगी सोशल स्टडीज़, उसमें पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ पढ़ा ही है आपने, लेकिन फिर वो मैथ्स आने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं. तो सिंगल सिटीजनशिप पता है सबको इंडिया में कैसी सिटीजनशिप है, नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है, और यूएस में मैंने बता दिया था डबल सिटीजनशिप है. ठीक है. यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज यानी वोट देने का अधिकार सबको है. 18 साल से ऊपर क्या दे सकता है? वोट कास्ट कर सकता है, चाहे वह किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, जेंडर, रेस, स्टेटस कैसा भी हो, वोट दे सकता है. कोई ऐसा उसके लिए कोई हर्डल नहीं होता है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. देन इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, न्याय व्यवस्था तो नेचुरल है, इंटीग्रेटेड है. बताया था मैंने, एपेक्स पे सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में. देन स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स आते हैं सारे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स हैं, फिर ब्लॉक लेवल पे. इस तरह से एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम बन जाता है किसका? जुडिशरी का. तो और जुडिशरी कैसी है? इंडिपेंडेंट है, किसी के कहने में नहीं आती, किसी के बहकावे में नहीं आती है. बाकी जो कुछ होता है वो हायर लेवल पे होता है. नेक्स्ट पॉइंट था फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स आर सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर इनवायोलेबल एट नॉर्मल टाइम्स. हमने कल इसकी बात नहीं की थी, यहाँ से करना था या क्या बताया था मैंने कुछ इसके बारे में? हमने डिस्कस किया था कितने फंडामेंटल राइट हैं, ये बात की थी ना. हाँ, 6 हैं ओनली, क्योंकि पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब तो थे 7, लेकिन एक जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको बाद में हटा दिया गया, उसको लीगल राइट बना दिया गया. वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वह मौलिक अधिकार नहीं रहा, वह कानूनी अधिकार बन गया. राइट. इसके बाद और बात कर लेते हैं और क्या फीचर्स आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के. राइट टू एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है. राइट टू एजुकेशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, याद रख लेना इसको एज इट इज, कई बार पूछते हैं ये क्वेश्चन. ठीक है. कौन सा अमेंडमेंट है? 86th. संविधान संशोधन कौन सा? 86वां. कब आया ये? ईयर 2002 में. इंसर्टेड आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसको हमने 21A नाम दिया.
in the Constitution of India to provide free and compulsory education to all children in the age group of 6 to 14 years. 6 to 14 years. As a fundamental right in such a way manner as the state may be by law. जैसा कि स्टेट की श्रद्धा है वैसा वैसा स्टेट कर सकता है. अलग अलग स्टेट्स को इसमें करना होगा. ये फंडामेंटल राइट्स में आ चुका है, इसलिए स्टेट्स को ऐसा करना होगा. अब वो किस वे से जाकर करता है, किस मैनर में करता है, ये उस स्टेट का अपना देखने का मैटर है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ऐड कर लेना. आर्टिकल याद रखना है, कब अमेंडमेंट हुआ, नंबर कौन सा था अमेंडमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान संशोधन कौन सा था 86, और कब एक्ट आया 2002. अच्छा, इसको फंडामेंटल राइट में भी डाला, इसको डीपीएसपी में भी डाला है, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उनमें भी डाल दिया, और साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य में भी डाल दिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी डाल दिया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है. और अभी क्या आ चुकी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति आ चुकी है ना, तो उसके संदर्भ में भी इसको ध्यान रखना. रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और इसी नई शिक्षा नीति में एक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, इसके जो कैबिनेट का नाम क्या है, इसका डिपार्टमेंट का नाम क्या है. अब शिक्षा नीति कौन जारी करता है, कौन सा विभाग जारी करता है. जैसे हम कहते हैं ना कि ये चिकित्सा विभाग, यानी जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, या उसके प्रमुख ये हैं, या फिर हम कहते हैं यह स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है. तो इसी तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट कौन देखता है, किसके अंडर में आता है, एजुकेशन मिनिस्टर. पहले क्या कहते थे, तो ये चेंज किया है, इसलिए मैं ये बताना चाह रहा था. पहले कहा जाता था मानव संसाधन मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. अब वो नाम हटा दिया है, अब नाम क्या कर दिया है, एजुकेशन मिनिस्टर, सीधा शिक्षा विभाग. अब वो नहीं है. पहले हमेशा ये क्वेश्चन जानबूझ के पूछा जाता था, लेकिन अब वही कर दिया कि ये शिक्षा है, कोई मानव संसाधन नहीं है इसमें, और ये एसेंशियल है, सबको पढ़ना पड़ेगा. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट राइट टू एजुकेशन के संदर्भ में, इसको लिख लीजिए फटाफट. कल हम बात करेंगे, कल फ्राइडे है ना, यस, फ्राइडे एंड सैटरडे हम बात करेंगे स्टैटिक जीके फॉर एफकेट, प्योर एफकेट, जिसमें बहुत अच्छा सब कुछ क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे सिंपल वन लाइनर्स हैं, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करेंगे. क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, अगर आप वो मुझे भेज सको, है अगर आपके पास तो मुझे भेज दीजिए, तो मैं उनको भी देख लूँगा. तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे फ्राइडे सैटरडे बोथ. यहाँ से ही आज का स्टार्ट है अपना सेलिएंट फीचर्स में राइट टू एजुकेशन. तो अभी आप बेसिक समझ लीजिए, बस कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको समझ लीजिए. पार्ट्स देख लेते हैं, पार्ट्स कौन कौन से हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी अभी कर लेंगे, तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. लिख लिया, चलिए आगे. फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. वही है राज्य के नीति निर्देशकता. तो बात की थी मैंने, वेलफेयर स्टेट को लेकर बनाए गए राज्य की लोक कल्याणकारी नीतियां जो होती है. अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा. पहला ही कौन से पार्ट में है, 4th पार्ट. राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आते हैं, 4th पार्ट. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, शॉर्ट में क्या बोला जाता है, डीपीएसपी. यह कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में आते हैं. तो फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में थे, 3rd पार्ट में. मौलिक अधिकार किस भाग में आते हैं, 3rd में, जो अभी पहले देखे थे हमने. और ये आएंगे 4th में. टाइटल, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द स्टेट्स रिगार्डिंग गवर्नेंस एंड आर नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है. लागू नहीं होंगे. नहीं,
इनको लागू करवाने के लिए आप मजबूरन राज्य सरकार के विरुद्ध में न्यायालय में नहीं जा सकते। कोई भी आजकल कोई भी काम नहीं होता, सीधा कोर्ट जाते हैं ना, कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन दे देते हैं। तो ये ऐसे जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि इनको यदि आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेट यहां कुछ कर नहीं रहा है और ये आर्टिकल दिया हुआ है और मैं इसको कैसे करवाऊं, गुस्सा निकालने के लिए आप कोर्ट पहुंच गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, नल एंड वॉइड, राइट, बिकॉज दीज आर नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यह विधि सम्मत प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। और कहां से कहां तक है अनुच्छेद इसका? 36 to 51, 36 से 51 तक ये अनुच्छेद जो आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें ये सभी लिखे हुए हैं, इन्हीं के बारे में डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। क्या बताया था मैंने, कितने हैं मौलिक कर्तव्य? फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11। टोटल कितनी है? 11। लेकिन बनी कैसी थी? 10 + 1, याद ऐसे रखना होगा। पहले 10 आई प्लस 1 आई, और यदि पूछ ले मूलभूत संविधान में तो 0 + 10 + 1, यही सीक्वेंस याद रखना है। ये तो 0 तो कब होगा? जब वो पूछे कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, फ्रेम हुआ था, तब कितने थे? कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि यह 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, उसके थ्रू स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, उसके थ्रू ऐड किए गए। वही 42nd अमेंडमेंट 1976 में ही आता है। एंड इनको कहां रखा गया है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, कल मैंने भी पूछा था। इनको किस पार्ट में डाला है? तो देखो ये जो ये आर्टिकल था 4th, यानी डीपीएसपी है 4th पे, और इनके लिए एक अलग बना दिया गया, 5 नहीं किया गया, ये ध्यान रखना है, 5 नहीं है, बिल्कुल ठीक है, 4th A बना दिया गया, एक उसमें ऐड कर दिया गया, ठीक है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 42nd अमेंडमेंट 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड इन द पार्ट 4th A, आर्टिकल 51A, ये भी ध्यान रखना, इसमें भी कोई नया नहीं जोड़ा है, केवल उसी 51 को इसी 51 में A ऐड कर दिया, तो 52 नहीं करके आ जाएगा, क्योंकि डीपीएसपी चलते हैं 36 to 51 और इसी में A ऐड कर दिया, 52 नहीं गए हैं। किसके लिए? फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। उसको स्क्रॉल कर लेता हूं, नीचे लिखा हुआ सिटीजन्स, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड इन 4th आर्टिकल 51 यार, मोरल कॉन्शंस। ये क्या है? कॉन्शंस क्या मतलब होता है इसका? देखिए इंग्लिश कितना पढ़ लिया, इंग्लिश बताओ, देख इसका मतलब क्या होता है इस इंग्लिश के वर्ड का, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रोनाउंसिएशन तो मैंने बता दिया था, नहीं कंसाइंस नहीं है, इसलिए तो मैंने बोल दिया था प्रोनाउंसिएशन। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर इसका सिनोनिम पूछ ले तो, या इसका एंटोनिम पूछ ले तो इसका मीनिंग नहीं आएगा, तो हम कैसे करेंगे? सुना है ये वर्ड? नहीं सुना हुआ है। एक तो होता है कंसेंट, एक होता है कॉन्शियस। ये कॉन्शियस है पहले चीज, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्शियस बोला जाएगा। कॉन्शियस नहीं, कॉन्शियस। कॉन्शियस तो फिर वो क्या हो गया, कॉन्शियस हो गया क्या, वो वर्ड अलग हो जाएगा, उसकी स्पेलिंग बिल्कुल अलग हो जाएगी। इसका मतलब होता है, शुद्ध हिंदी में बोलूं तो अंतश्चेतना, अंत प्रेरणा। इंग्लिश में इसका और भी है ना, मोरल ड्यूटी जो हमारे होता है ना, मोरल, मोरालिटी, वो है, उससे रिलेटेड है। वैल्यूज बोल सकते हैं? नहीं, वैल्यू नहीं, प्रिंसिपल्स नहीं, सिद्धांत हो जाएगा वो तो। मोरल प्रिंसिपल्स हो सकता है, एक कंबाइंड वर्ड फॉर्म, ठीक है ना, वो तो कर्तव्य आ ही रहा है, लेकिन एग्जैक्ट हिंदी है अंतश्चेतना या अंत प्रेरणा, थोड़ी इंटरनल मोटिव्स, इंटरनल मोटिव्स, थोड़ी इजी वाला इंटरनल मोटिव्स, नहीं जो हम हिंदी में इजी वाली हिंदी, प्रेरणा, लेकिन अंदर की नहीं, वो नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम यही तो आ रही है, वो खुद की है। अब प्रेरणा किसकी है? वो तो उसके पिता की है। मोटिवेशन टाइप
तो वही तो मैंने बोला ना, इंस्पिरेशन हम इंटरनल मोटिव्स, ठीक है, कॉन्शियस। देख लेना इसको इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार पूछा जाता है कंपटीशन में, पूछा हुआ है। अंतश्चेतना ऐसे लिखेंगे, अंतश्चेतना, या सिंपल लिखना है तो अंत प्रेरणा। ये हट जाएगा यहां से, सॉरी यहां से ये हटेगा, ये नहीं आएंगे, श आ चुका है। अंत प्रेरणा, अंत प्रेरणा मत कर देना हो कि प्रेरणा ने अंत ले लिया प्रेरणा ने अंत ले लिया, ये नहीं होगा। या तो अंत प्रेरणा, ये रॉन्ग हो जाएगा। अंत वही लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। क्या कमिटी ने डिसाइड कर लिया, क्या डिसाइड किया? जैसे फ्लैग के लिए हमारी, हाँ, फ्लैग के लिए बिल्कुल, जैसे वो प्लेज लेते हैं ना, हाँ प्लेज लेते, ओथ, ओथ, ठीक है। प्लेज अपन एलिजेंस नहीं लेते थे, प्लेज एंड एलिजेंस। हाँ सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, फेडरल और यूनिटरी। फेडरल और यूनिटरी कैसा स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल भी है और यूनिटरी भी है, संघ भी है, एकल भी है। फेडरल और यूनिटरी स्ट्रक्चर ये क्या कहता है? इंडिया इज एन इनडेस्ट्रक्टिबल, लेकिन अगेन डिस्ट्रक्टिबल है। यहां तो हमने लिखा कैसा है, ऑपोजिट लगा दिया, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विथ डिस्ट्रक्टिबल एस्टेट्स। राज्य बने हुए हैं अलग अलग, विच मीन्स इट एक्वायर्स अ यूनिटरी कैरेक्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। दैट मीन्स सीधा कहूं तो विविधता में एकता। जैसे ही आपातकाल लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? यूनिटरी। बाकी फेडरल है, सभी अलग अलग हैं, बस सिंपल सा यही ध्यान रखना है, और कुछ इसमें है नहीं। दो फेडरल इन फॉर्म द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनलाइक अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इट इज बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू जैसी चाह वैसी, है ना, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइम्स एंड द सर्कमस्टांसेस। चलिए इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द नीड टू प्रोवाइड फॉर द रिव्यू ऑफ द जजमेंट। अब ये है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? पहले तो बताओ सोर्स कहां से लिया हमने इसको? अमेरिका से। कहां से लिया? न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए डिसीजंस को अगेन क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है, उसका रिव्यू पुनः देख सकता है। अगेन हम करते हैं ना, रिव्यू करो, हम कहते हैं रिवीजन करो, रिवीजन वर्ड नहीं आएगा वहां पर, रिव्यू। तो ये एक राइट है। सो बैलेंसिंग, क्या लिखा हुआ है? बैलेंसिंग पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी विथ जुडिशियल रिव्यू। अगर पार्लियामेंट ने भी ऐसा कोई डिसीजन दे दिया है जो अगेंस्ट लॉ जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कर सकता है? रिव्यू। So this is how the Constitution recognizes the need to provide for the review of the judgment or the order of the Supreme Court by itself, स्वयं के द्वारा, and subject to the provision of any law made by Parliament। अब आर्टिकल जरूर इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान दीजिएगा। Made by the Supreme Court under Article 145। अनुच्छेद कौन सा है? 145वां। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट pronounced or made by it। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस को निपटाया और उसमें जजमेंट आ गया, जजमेंट आ गया, फाइनल डिसीजन हो गया। अब उस डिसीजन पे यदि कोई अगेन उस पर रिट लगाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे तानाशाह की तरह नहीं कह सकता है, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, इसके बाद कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर वो लॉ के अगेंस्ट है तो उसको अगेन क्या करना पड़ेगा? उसका रिव्यू। और वह पावर उसके किसका आर्टिकल के थ्रू आता है? 145 आर्टिकल। सो जुडिशियल रिव्यू, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है।
और आर्टिकल ध्यान रखना 145। बोलो बोलो, कुछ पूछना है तो मुझसे पूछो ना। हाँ नहीं पूछो। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे देख लेते हैं कुछ और। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट कब आया था, ये इंपॉर्टेंट, अगेन ध्यान दीजिए। सिटीजनशिप आइडेंटिफाइज दोज हु आर द लॉफुल मेंबर्स ऑफ अ कंट्री। हम सभी लॉफुल मेंबर्स हैं, विधि सम्मत है, आधार कार्ड बना हुआ है ना, यस सर। तो लॉफुल हो गए। द सिटीजनशिप एक्ट कब आया, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा 1955। हाँ, नागरिकता बिल आया था 1955 में। It regulates the determination and acquisition of citizenship after the adoption of the Indian Constitution। बड़ी भाषा और कुछ नहीं ज़्यादा। Next, it provides for citizenship birth। 5 बेसिस पे मिलता है ये नागरिकता। कितनी बेसिस पे मिलती है? 5। By birth, descent, registration, naturalization and lastly incorporation of territory। यानी कोई भूमि का अधिग्रहण कर लिया, आप वहां रहने लग गए तो। लेकिन अब और नियम चेंज हुए हैं, काफी कुछ चेंजेज आया है। सिटीजनशिप किस पार्ट में डाली हुई है संविधान के? भाग 2 में, याद रखना, पार्ट 2, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद कौन कौन से हैं? नागरिकता संबंधी अनुच्छेद 5 से 11। वेरी गुड, 5 से 11। आर्टिकल नंबर फ्रॉम 5 to 11। 12 से क्या शुरू हो जाते हैं? मौलिक अधिकार। ठीक है, याद रखना, अब ये याद रहेगा तुम्हें। सिटीजनशिप, क्या बात है, क्या डिस्कशन चल रहा है, ध्यान नहीं है बिल्कुल पढ़ने में। इन्होंने पूछा कि आपके भी है ना सब्जेक्ट है, तो मैंने कहा मेरे वर्ल्ड वाली चल रही है अभी थोड़े दिन पहले। वर्ल्ड क्या? ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी। पॉलिटिकल चल रही है वर्ल्ड वाली। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग कंट्रीज का। ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 to 11 क्या हो गया? नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद। तो ये नागरिकता को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। और अभी एक नया नियम आ चुका है। क्या नियम था? पाकिस्तान को छोड़कर, अभी 2015 नहीं, मोटा भाई ने अभी डाला था 2019। कौन है मोटा भाई? अमित शाह। क्या है? होम मिनिस्टर। उनको छोड़कर जो मोमडन्स हैं, जो बाहर बाकी 6 कम्युनिटी के, वह सभी भारत में आए तो उनको क्या दे दी जाएगी? नागरिकता, सिटीजनशिप। 2 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं इसमें। अब वो बात सब सीडीएस में करेंगे हम। एक पॉइंट है उसमें बहुत सारे, और वहां से फिर वो क्वेश्चन बनता है मैचिंग का। इधर दे देंगे वो कुछ ABCD और उसके सामने मैच करने को देंगे स्टेटमेंट्स, वो यूपीसी की फेमस स्टाइल। और फिर पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है। आप देखना पॉलिटी का पेपर, अगर जीके के 120 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से सीडीएस में अगर पॉलिटी के आते हैं 23 क्वेश्चन टू 25, उन 23 में से 17 क्वेश्चंस में मिलेगा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। विच वन इज नॉट करेक्ट? रीजन क्या है? उल्टा नहीं है, वो इजी नहीं रहता है। नॉट वही अटेम्प्ट कर पाएगा जिसने पूरा पढ़ा है, वो हार्ड रहता है। वो हार्ड रहता है। नॉट वही कर पाएगा जिसने पूरा पढ़ा हुआ है, क्योंकि वहां अलग अलग स्टेटमेंट दिए रहते हैं। और स्टेटमेंट भी कभी कभी तो जैसे पेजेस अपन ऊपर करते हैं ना पेपर के, तो एक क्वेश्चन चलता है पूरा, एक पेज ये खत्म हो जाता है, फिर इधर भी आता है थोड़ा बहुत लिखा हुआ, वो एक क्वेश्चन चलता है। सो वो ये और उसमें आंसर बहुत इजी होगा। बस ये पढ़ा हुआ होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से, या कोई कैची या ऐसा कोई ट्रिक है उसमें से, ऐसा कोई एक स्टेटमेंट ऐसा देंगे पर हमको लगेगा उसको तो वही है, जीरो देखो ही मत। फंडामेंटल ड्यूटी जीरो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है जीरो? या तो 10 होगी या 11 होगी। और ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी?
0 ही थी। अब उस 0 की तरफ कोई देखता नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन डाले जाते हैं। सर एनडीए में कितना आता है जीके में? एनडीए में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपके पेपर मिक्स होता है पूरा 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चन। 50 तो करने होते हैं, 50 क्रॉस कर लिया अगर एनडीए में और सीडीएस में दोनों में 50%। 50% जीके इंग्लिश कंबाइंड होता है। अगर 50% कर लिया आपने तो रिटर्न वैसे ही क्लियर हो जाएगा। नेगेटिव नहीं जाने चाहिए जो किए उनमें से। हाँ सर, अच्छा जीके में ही है सर थोड़ा बहुत। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। हाँ 2 मार्क्स के। नहीं वो अलग अलग है, उसमें फिर नेगेटिव के भी 1.833 बड़ा अजब, और मैथ्स में कुछ और बढ़ जाता है उसका परसेंटेज। एनडीए में मार्क्स भी कितने हैं? 900। 300 होती है मैक्स और 600 होती है जीके सब। पर बाकी सभी मैं ये भी बता देता हूँ, एनडीए में जो मुझे जहाँ तक पता है, हालांकि 100% कंफर्म तो नहीं है, जहाँ से पूछा, जैसे जैसे इंस्टीट्यूट से, वो कहते हैं जब तक मैथ्स के पेपर में एक मिनिमम रिक्वायरमेंट के परसेंटेज आप नहीं लाते हो, आपका जीके वाला सेकंड पेज इंग्लिश चेक ही नहीं करते हैं। हाँ सर। स्क्रीनिंग हो जाता है मैथ्स, पर उन्होंने ये आउट नहीं किया है कभी आज तक। नहीं सर वो होता है, रियली होता है। वो देखते नहीं है, फिर क्या आगे कोई मतलब नहीं। तो ये रजिस्टर सिटीजनशिप याद रहना चाहिए। फर्स्ट, जन्म से, डिसेंट को क्या कहते हैं? आई डोंट नो, उद्विकास कहते हैं हिंदी में, तो पर शुद्ध हिंदी है ये तो। रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण हो गया। नेचुरलाइजेशन यानी आप प्राकृतिक रूप से रहने वाले हैं, वहीं के हैं। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी यानी किसी भूभाग का आपने अधिग्रहण किया हुआ है। इन 5 तरीकों से क्या मिल जाती है आपको? नागरिकता। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2015 वाला ध्यान दीजिए, संविधान में चेंज आया था, संशोधन हुआ था, नागरिकता संशोधन बिल। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2015 was introduced in लोक सभा by the Minister of State, Minister of Home Affairs। हमेशा ध्यान रखना, सिटीजनशिप नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो कौन डील करता है? होम मिनिस्टर। लेकिन राज्य के बारे में, मतलब नया राज्य बनाना है तो कौन डील करेगी? पूरी संसद। संसद को अधिकार होता है ये कि नया राज्य बना सके या कोई सीमाओं में बढ़ोतरी करनी है, जैसे कि उत्तराखंड की जो बाउंड्री है आगे बढ़ रही है, तो वो भी कौन देगी? पार्लियामेंट, यानी दोनों सदनों से और फिर राष्ट्रपति से। संसद का मतलब क्या हो गया? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। सो इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, लोकसभा बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ऑन February 27, 2015 को ये बिल पेश किया गया था। दैट अमेंड्स द सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो सबसे पुराना एक्ट था उसमें उसने चेंजेस कर दिए। द एक्ट अलाउज ए पर्सन टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन इफ दे फुलफिल स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस। पहले था कि 12 साल रहना होता था। कितने साल? 12 साल। अब कितना कर दिया है? 6 साल। कितना कर दिया है? 6 साल। और ये अभी जो नियम शायद 6 से भी 5 कर दिया है, जैसा मुझे पता, मैं कंफर्म बता दूंगा। 6 तो पहले ही कर दिया था। सो द एक्ट अलाउज ए पर्सन टू अप्लाई फॉर ए सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, इन दोनों के तहत। और क्या मिलता है? पासपोर्ट, है ना। बाहर वालों को क्या बंद मिल जाता है कि बाहर जाइए आप। एंड देन लास्टली द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड्स फॉर रिनंसिएशन एंड टर्मिनेशन। यह भी कर सकती है गवर्नमेंट कि आपकी हरकतें अच्छी नहीं है, मोदी, वो नीरव मोदी, विजय माल्या, तो वो क्या कर सकती है? आपकी नागरिकता को टर्मिनेट, एंड कर सकती है आपकी नागरिकता। राइट? सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो प्रोवाइड्स फॉर रिनंसिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कुछ विशेष परिस्थितियों में वो एंड कर सकती है। यहाँ पर ये हो जाता है एंड। अब देखिए, फिर आता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। आर्टिकल 79, यानी हम बात करेंगे पार्लियामेंट की। जो यूनियन स्ट्रक्चर बनता है, अभी मैंने बात की थी किससे मिलकर बनता है? 3 पिलर बताए थे ना जस्ट अभी। पार्लियामेंट, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। हाँ, प्रेसिडेंट फर्स्ट, राष्ट्रपति दूसरा, सेकंड कौन होगी? वाइस प्रेसिडेंट। ये प्राइम मिनिस्टर।
पहला तो राष्ट्रपति हो गया, दूसरा लोकसभा, राज्यसभा, किसका प्रश्न क्या है सर? प्रश्न ये है कि संसद जिन 3 स्तंभों से मिलकर बनती है वो तीनों का क्रम क्या है? राज्यसभा, हाँ भाई अपर हाउस, लोअर हाउस। इसी को राज्यसभा कहेंगे। इसी को लोकसभा कहते हैं। हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड प्रेसिडेंट, इसी के बारे में है ये सब कुछ। अंडर आर्टिकल 79 द पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज नोन एज रिस्पेक्टिवली काउंसिल ऑफ स्टेट, ये सब कुछ दिया हुआ है। इसके बाद देखिए ये इससे पार्लियामेंट बनती है हमारी, इसको पढ़ लीजिए फटाफट से, सब कुछ आ जाएगा इसमें। सार है, एक्सट्रैक्ट है, फोटो लेना चाहो फोटो ले लीजिए। ये एनसीईआरटी है प्योर। इनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं मिलती है ना? अब ये क्या वहां पर पूछना होगा, मुझे पता नहीं, ऐप पर चल रही है ना। नहीं होती है, ये सेव नहीं होती। अच्छा, हो सकता है। नहीं, वो आज चेंजेस तो किया है इसको, यही तो वो अभी वो मैं जब आया था तो उन्होंने पहले जिस तरह से डाउनलोड करना चाहा वो हो नहीं पाया था इसमें, क्योंकि मेरी स्लाइड बहुत बड़ी थी ये। तो अगर वो जिस वाइट बोर्ड पे कर रहे हैं ना तब तो सेव हो जाएगा, फिर ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये अभी पेन ड्राइव से चल रहा है ना, तो सेव नहीं होती फिर वो। कल सेव हो जाएगी। कल मैं क्या स्लाइड को कर दूंगा कट, इसमें क्या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसलिए इसकी थोड़ी सी KB इसके बढ़ गए। अब देखिए पहला है कौन सा, क्या फर्स्ट कौन है? प्रेसिडेंट। क्या कह रहे हैं प्रेसिडेंट साहब? कौन है हमारे प्रेसिडेंट? ठीक है, श्री बोल सकते हैं, ऑनरेबल बोल सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे साथ में कलीग रामनाथ। नहीं, ऑनरेबल और हिंदी में माननीय, इतना बोलना पड़ता है हमको, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। बिकॉज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है? प्रेसिडेंट प्रथम नागरिक होता है। एंड ऑल्सो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस एग्जाम्स के लिए आप जिसमें भी जा रहे हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द फोर्सेस, ऑल 3 फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस। हाँ, आर्म फोर्सेस। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज, बताया था मैंने कैसे होता है चुनाव, फटाफट बोल दो। राष्ट्रपति का चुनाव, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आगे और फटाफट। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय प्रोपोर्शनेट, ठीक है, इलेक्शन इस तरह से होता है, इसको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। और मैंने बताया था बैलेट में क्या किया जाता है, प्रायोरिटीज दी जाती है। वोट तो एक ही होगा लेकिन वो क्या देते हैं, प्रायोरिटीज, कि ये जो पर्सन खड़े हुए हैं इनमें से मेरी प्रायोरिटीज एक है, सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये है, पर वोट तो एक ही माना जाता है। वो इसी को कहा जाता है एकल संक्रमणी, एक का संक्रमण हो गया सब में, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ, देखिए इंपॉर्टेंट अगेन पॉइंट, कौन से मेंबर होते हैं? निर्वाचित, मनोनीत नहीं है। कैसे मेंबर हैं? निर्वाचित। कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज, दोनों सदनों के निर्वाचित। शब्द पे ध्यान देना, इलेक्टेड आ रहा है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड नहीं आ रहा है, वो बस ऐसे ही स्टेटमेंट वहां मिलेंगे आपको लिखे हुए। ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। टर्म कितनी है? 5 years। सब्जेक्ट टू इम्पीचमेंट बाय, महाभियोग की प्रक्रिया कौन लगा सकती है? संसद, यानी दोनों सदनों से होकर निकलेगा। क्लियर? प्रेसिडेंट क्लियर हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं इसमें। आर्टिकल की बात मैं बाद में कर लूंगा। कॉम्पोजिशन, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, 250 मेंबर्स टोटल, मैक्सिमम नंबर कितने हैं? 250। उसमें से कितने आते हैं? 238 रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स एंड यूटीज एंड 12 नॉमिनेटेड बाय
प्रेसिडेंट, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। टर्म ऑफ परमानेंट बॉडी, कोई टर्म नहीं होती है राज्यसभा की, कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होता है राज्यसभा का। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कोई भंग नहीं कर सकता, इसका कोई टर्म नहीं होता है। इसके मेंबर का टर्म होगा। ये शब्दों को बहुत ध्यान से समझना, वहां लिखा आता है, आप करके भी आ जाते हो सर राइट था, तो आपने बताया था सर 6 साल होता है, कई बार आए हैं लड़के ऐसे ले लेकर क्वेश्चन। मैंने कहा मैंने बताया था कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, जो मेंबर्स हैं उनका टर्म है 6 इयर्स, राज्यसभा का कोई टर्म नहीं होता है। और वहां लिखा आएगा ऐसे कैसे जल्दबाजी में, राज्यसभा देखते ही वो क्या होता है ना, नाइट को आया था ये पढ़ने में 6 साल होगा, एड्रेनलिन सीक्रेट होना शुरू। एड्रेनलिन हार्मोन पढ़ लिया बायोलॉजी में? नहीं पढ़ाया अभी तक, पढ़ाया नहीं क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ लिया ना? तो 3F, फ्लाइट, फाइट, वो वाला हार्मोन एकदम से, अरे रात को ही पढ़ा था, आ गया। इसलिए बहुत ध्यान से, क्योंकि वो गेम ही ऐसा खेलते हैं वो लोग, वो वर्ड चेंज करते हैं हल्का सा। 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टर्म हो गया सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन हाउएवर 1/3 ऑफ मेंबर्स, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है 1/3 जो सदस्य हैं प्रति 2 वर्ष के बाद क्या हो जाते हैं? रिटायर, ठीक है, चेंज हो जाते हैं। सो बाइनली आफ्टर कंप्लीटिंग अ टर्म ऑफ 6 इयर्स, मेंबर्स का टर्म कितना है? किसके? लोकसभा कॉम्पोजिशन कितना हो सकता है? 545 मेंबर्स, 543 क्या हैं? और 2 नॉमिनेटेड है एंग्लो इंडियन, लेकिन अभी उसको भी वो प्रॉब्लम चल रहा है, अभी बीच में आया था उनको हटा दिया है। तो मैंने कल बात की थी कि उन्हीं को डाला है आर्टिकल नंबर, ये बहुत बड़ा आर्टिकल है जिसमें सभी की डेफिनेशन लिखी हुई है। एंग्लो इंडियन कौन होंगे, वो 12 मेंबर्स में जो 6 फील्ड हैं अलग अलग, उनमें से कौन कौन हो सकता है, एसटी कौन होता है, एससी कौन होता है, ओबीसी कौन होगा, ईडब्ल्यूएस कौन होगा, ये सारी डेफिनेशन जो है वो किस अनुच्छेद में डाली हुई है? 366। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा सीडीएस में, ये याद रखना है बिल्कुल। represent people and 2 members nominated by President of India from the Anglo-Indian community। तो इसी का ही प्रॉब्लम चल रहा है अभी, इसमें वापस इन्होंने कुछ चेंज किया है। टर्म 5 इयर्स, क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। एंड सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन बाय प्रेसिडेंट, कब? जब मेजॉरिटी या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन चला जाए। अविश्वास प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव लिया है कोई? यानी सत्ता पक्ष को हटाने के लिए विरोधी पक्ष अगर अविश्वास प्रस्ताव ले आए तो हट सकती है राज्यसभा, लोकसभा भंग हो सकती है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? कई बार प्रधानमंत्री की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो खुद हट गया उस अविश्वास प्रस्ताव के कारण। ठीक है, ये तीनों पिलर्स इनको याद रखना है। इन्हीं के बारे में मैंने आगे वापस थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है कि यूनियन लेजिस्लेचर इज बाई कैमरल। उस दिन बात आई थी, ये बाई कैमरल क्या है? के पास सर, इनके पास 2 कैमरा होते हैं, 2 कमरे होते हैं, ऐसा समझ लीजिए, 2 चैम्बर। एग्जैक्ट इस वर्ड का मीनिंग भी यही है। क्या है इस वर्ड का मीनिंग? बाई कैमरल, 2 चैम्बर। एग्जैक्ट इसका मीनिंग यही होता है, 2 चैम्बर। ये यूएस से लिया वर्ड है हमने। किसे लिया? यूएसए। क्या क्या होते हैं यूएसए में? 2 चैम्बर्स, एक कांग्रेस, एक सीनेट, इनसे मिलकर बनती है यूएस की जो पार्लियामेंट है, उससे ये वर्ड लिया गया है। तो ये भी बाई कैमरल है। द अपर हाउस रिप्रेजेंट द यूनिट्स, द लोअर हाउस रिप्रेजेंट द पीपल। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिए याद रखिएगा, जो राज्यसभा है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? इकाइयों को, यूनिट्स को, जबकि लोकसभा किसको करेगी? नाम ही क्या है? हाउस ऑफ पीपल। ये जो वर्ड है यहाँ से एक एक, ये एनसीईआरटी के वर्ड है, यहीं से उठाते हैं क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए। द 2 हाउसेज रेस्पेक्टिवली एट वंस फंक्शनिंग टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ द यूनिट्स एंड टू सिक्योर द इंटीग्रेशन ऑफ द यूनियन। दोनों मिलकर एक एकीकृत संघ बनाते हैं या केंद्र बनाते हैं। तो कुछ पार्ट्स की हमने डिस्कशन कर लिया।
राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 250 मेंबर्स वेयर द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 इन द मैनर ऑफ प्रोवाइडेड। ये तो सब बात कर ली। कौन सी यूनियन टेरिटरी आती है? हमने कहा ना राज्यसभा में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से इलेक्टेड किए जाते हैं 238, बाकी 12 जो है वो नॉमिनेट होता है, प्रेसिडेंट करता है, मनोनीत करता है। तो कौन सी यूनियन टेरिटरी जाती है? कितनी है अभी यूनियन टेरिटरी? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9 गया सीधा माइनस में। क्या प्रश्न क्या है? हाउ मेनी यूटीज आर देयर प्रेजेंट इन इंडिया? लक्षद्वीप, अंडमान, है कितनी पहले ये तो बताओ। 8 या 9? 8 से जम्मू एंड कश्मीर 9 बना है, जम्मू एंड कश्मीर 10 है शायद यार। कितनी है? 10 बस। अब देखिए नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज 8। चलिए नाम। क्यों अंडमान? पहले अंडमान में क्यों जाएंगे? जम्मू कश्मीर है ना हमारे पास ऊपर, डायरेक्शन से चले। नॉर्थ सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख 2 हो गई। नीचे आओ, चंडीगढ़, दिल्ली 4 हो गई। अरे रुको तो सही, रुको तो सही। नीचे आओ थोड़ा सा, दमन एंड दीव बस। और उसी के साथ मिला दी गई, इंटीग्रेट कर दी गई दादर एंड नगर हवेली। अभी समझ में आ गया? फिर आ जाओ और नीचे लक्षद्वीप, फिर आ जाओ पुडुचेरी, फिर आ जाओ अंडमान एंड निकोबार। और कोई बच रही है? हो गई 4 + 4 8। दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को इंटीग्रेट कर दिया, मिला दिया गया है और दीव उसकी कैपिटल बना दी गई है। तो 8 हैं फाइनली। स्टेट्स कितने हैं? 28, 28। वापस हटा जम्मू कश्मीर क्यों? केंद्र शासित वो तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया ना। ओके, थैंक यू सो मच। इसे डिस्कशन को कल तो हम करेंगे एफकेट रिलेटेड, स्टैटिक जीके, स्पोर्ट्स और बहुत अच्छे वन लाइनर आएंगे सब, जो जीके और करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा काम आएंगे आपके भी, राइट।